तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूक्रेन में सीजफायर की मांग की है। वो ईयू के नेताओं से भी कह रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखे। इस अपील करने की नौबत आखिर उन्हें क्यों आई है? इसलिए कि यूक्रेन और दूसरे मुद्दों पर यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में खटास है। अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो यूरोप को अब पहले की तरह मदद नहीं देगा। यूरोप भी तैयार है, अपनी सुरक्षा के लिए उसने मोटी रकम खर्च करने का इरादा कर लिया है। लग रहा है कि 80 बरसों के बाद रिश्तों की दुनिया बदलने वाली है। La situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. फ्रांस के राष्ट्रपति की ये चेतावनी दुनिया के बदलते समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है, खासकर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। यूरोपीय संघ के जो देश अमेरिका को अपना सब कुछ समझते थे और अमेरिका जिनको अपना सब कुछ, वो अब अपना रास्ता अलग तलाश रहे हैं, अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद कर रहे हैं। Well, I think it's common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I think today history is being written. We are coming out of this European Council very determined to ensure Europe's security and to act with the scale. दरअसल 80 साल का इतिहास बदल रहा है। यूरोप कह रहा है कि अब अपनी सुरक्षा के लिए 702 अरब डॉलर का इंतजाम करना होगा। सैनिक साजो सामान खरीदने के लिए 162 अरब डॉलर के लोन की बात हो रही है। लेकिन रूस को भी यूरोप का ये रुख पसंद नहीं आ रहा है। यूके में रूस के राजदूत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि यूके, जर्मनी और फ्रांस यूरोप में हथियार जमा करने की होड़ में आगे दिख रहे हैं। जंग खत्म होने के बाद वो इन खिलौनों का क्या करेंगे? दरअसल यूरोप की एकता उसे बांट भी रही है। हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान ट्रंप के जबरदस्त समर्थक हैं। उनको पुतिन का भी नजदीकी माना जाता है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं की बैठक के बयान में जो यूक्रेन वाला हिस्सा था, उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। और अब आज की लीड स्टोरी तहव्वुर राना से जुड़ी है। 26/11 के मामले में इंसाफ अब करीब आ रहा है। सबसे मुख्य आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण का सभी रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन ये भी लग रहा है कि क्या तहव्वुर राना फिर से कोई नई चाल चलेगा, और अगर आया तो फिर अगर प्रत्यर्पण हो पाया उसका, तो फिर यहाँ पर उसे क्या सजा मिलेगी। मुंबई में तबाही के बड़े आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने के रास्ते आसान होते जा रहे हैं। उसने भारत भेजे जाने के खिलाफ 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। लेकिन तहव्वुर राना कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा। उसने अब एक अर्जी लगाकर प्रत्यर्पण रोकने की मांग की है। उसका कहना है कि उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून के खिलाफ है, साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र संधि के भी खिलाफ है, क्योंकि उससे भारत भेजे जाने पर यातनाएं दिए जाने की आशंका है। तहव्वुर राना की आखिरी जो कोशिश थी कि भारत में उसे सौंपा न जाए, ये पूरी तरह से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। ये भारत सरकार की कूटनीति की बहुत यश है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा था कि अमेरिका से जल्द भारत को बैड लोगों को भेजा जाएगा। तहव्वुर राना ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, इसलिए उसे भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जाना चाहिए। राना कभी यातनाओं की बात कर रहा है, कभी मुस्लिम होने की, और कभी अपनी बीमारियों की। जो लोग उसे जानते हैं वो मानते हैं कि वो कितना शातिर दिमाग का आदमी है। मुंबई हमले की 405 पेज की जो चार्जशीट है, उसके मुताबिक राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा रहा है। उसने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमन हेडली की भरपूर मदद की। वो पाकिस्तानी मूल का कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रहा है। 1997 में वो कनाडा पहुंचा, जहां इमिग्रेशन सलाहकार का काम करने लगा। फिर अमेरिका में कामकाज शुरू किया। शिकागो सहित कई जगहों पर उसने अपने ऑफिस खोले।
दुनिया के कई देशों की यात्रा की और उसे कई भाषाओं का जानकार माना जाता है। अमेरिका में अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार हुए तहव्वुर राणा के खिलाफ 28 अगस्त 2018 को एनआईए की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तकरीबन 6.5 बरसों बाद उसे गिरफ्तार करके भारत लाने के रास्ते आसान होते जा रहे हैं। राणा भले ही आखिर तक अपनी चालबाजियां ना छोड़े। तहव्वुर राणा का भारत आने का रास्ता कितना साफ हो गया है? एक और इमरजेंसी अपील की भी बात सामने आ रही है, तो क्या उससे कुछ बदल सकता है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे हैं। अश्विनी दुबे जी, ये माने कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता बिल्कुल साफ है या उसके पास कोई और भी अभी हथकंडे बचे हुए हैं? देखिए, एप्लीकेशंस तो जो तमाम ग्राउंड्स लेकर के तहव्वुर राणा लगाता रहा है वो लगा सकता है, लेकिन आप देखिए तो कॉन्करेंट फाइंडिंग है यूएस के सारे कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के वहां के टॉप कोर्ट तक की। और यही सारी बातें जो अभी कह रहा है कि उसको यातना दी जा सकती है यहाँ के जेल में, वो पाकिस्तानी है इसलिए उसके साथ है, तो ये सारी बातें लेकर के, और कई बार तो ये भी कहा कि जो दोहरा ट्रायल है वो नहीं चलना चाहिए। ये सारी बातों को वहां की यूएस की कोर्ट ने कंसीडर किया और रिजेक्ट किया। अब सिर्फ इतना है कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मंजूरी मिलती है, और मंजूरी मिलते ही जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी हैं वो वहां जाएंगे और वो जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी कर सकते हैं। पहला नंबर है। दूसरा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक्सट्रेडिशन पॉलिसी है, और उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत अगर कोई व्यक्ति जो किसी मुकदमे में जिसमें 1 वर्ष से अधिक कारावास या कठोर दंडनीय है तो वो प्रत्यर्पण योग्य, माने उसको एक्स्ट्राडीट किया जा सकता है वहां से यहां तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में उसके ऊपर 26/11 के हमले में संलिप्त होने का जो और आतंकवादी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, उसमें दोषी करार दिया जा चुका है। तो अब ये सारी बातों को देखते हुए अगर हम देखें तो टेक्निकली भी, एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के तहत भी, कानूनी दृष्टि से भी वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तहव्वुर राणा के, तक जो यूएस में वो तमाम अपने ग्राउंड्स लेता रहा था। लेकिन एप्लीकेशन फाइल करना, फिर हमने कहा किसी भी जुडिशियल सिस्टम से चलने वाली व्यवस्था में वो एक्यूज्ड का राइट होता है, वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, लेकिन वो सारी एप्लीकेशंस डिसमिस होती जा रही हैं और उसके ऊपर कॉन्करेंट फाइंडिंग आ गई है। तो मैं समझता हूं भारत की सबसे बड़ी राजनयिक भी जीत है, और 26/11 के जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है उनको, दोषियों को सजा देने के बाद भारत ये मैसेज देगा कि हमने अपने दोषियों को छोड़ा भी नहीं, क्योंकि 166 के आसपास लोगों की उसमें मौत हुई थी। जी नगमा जी। बिल्कुल, तो ये साफ है कि अब तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और प्रत्यर्पण जल्दी हो पाएगा, और ये भी कि 26/11 के जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा, कम से कम दोषियों को सज़ा मिलेगी, ये उम्मीद अब बढ़ गई है। बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरी खबर, अमेरिका जाने के लिए बहुत दीवाने रहते हैं लोग, खास करके पाकिस्तान में इसका काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है उनके लिए। हो सकता है कि अगले हफ्ते से उनके अमेरिका जाने पर रोक लग जाए। अमेरिका के अफसर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। ट्रंप ये ऐलान कर सकते हैं कि उन्हें वीज़ा ना दिया जाए। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान की तारीफ को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब ट्रंप पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदलते दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के अमेरिकी वीजा पर रोक लग जाए। इसकी वजह देश की सुरक्षा और जोखिम बताई जा रही है। इसे लेकर अमेरिकी अफसर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों में अमेरिका के वीजा के लिए एक अलग ही तरह की दीवानगी है। इस्लामाबाद और लाहौर के वीजा दफ्तर हर महीने 10,000 से ज्यादा अर्जियां निपटाते हैं। पिछले साल वीजा के लिए आवेदन के बाद इंतजार का वक्त 237 दिन था, जब इससे पिछले साल यानी 2023 में इंतजार का वक्त 440 दिन था। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान के लोगों को 1,07,183 वीजा जारी किए गए, जबकि 2022 में 72,082 वीजा जारी किए गए। वैसे सबसे ज्यादा असर अफगानिस्तान के उन 2 लाख लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका में बसने का इंतजार कर रहे हैं।
ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि उन्होंने 20 बरसों तक अमेरिका की मदद की और अब तालिबान उनसे इसका बदला ले सकता है। इनके शरणार्थी या विशेष अप्रवासी वीजा बनने हैं। ये लोग फिलहाल 90 देशों में रह रहे हैं। कहा जाता है कि इनमें कई पाकिस्तानी मूल के नागरिक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया के कई इलाकों में जंग चल रही है। आइए दिखाते हैं कुछ खबरें वॉर जोन से। रूस ने ओडेसा और पोल्तावा पर बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। रूस ने रात के अंधेरे में यूक्रेन के बिजली घरों पर हमला किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि ओडेसा, पुटावा, चेर्निहिव, खार्किव और चेर्नोबिल इलाकों में हमले हुए हैं। ओडेसा पर मिसाइल हमलों में 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। पोल्टावा में 2 लोग जख्मी हुए हैं। रूस ने 67 मिसाइलें चलाई हैं और 194 ड्रोन से हमले किए हैं। और फिलिस्तीन के गाजा इलाके में जाने के रास्ते 5 दिनों से बंद हैं। वहां पर किसी भी तरह की मानवीय सहायता नहीं पहुंच रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचानी बेहद ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में गाजा पट्टी में बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों की किल्लत तो है ही, जो सामान मिल रहा है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रास्ते बंद होने की अफवाहों से ही चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और उन्होंने अपील की है कि मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोले जाएं ताकि पहले से ही बदहाल गाजा के लोगों को कम से कम रमज़ान के महीने में कुछ तो राहत मिले। गाजा के रास्ते भले ही बंद हैं, वहाँ के लोगों के घर खंडरों का अंबार बन चुके हैं, फिर भी वहाँ के लोगों की हिम्मत नहीं टूटी। 27 जनवरी के सीज़ फायर के बाद अपने ठिकाने लौटने वालों ने गाजा शहर में अपने घरों के मलबों के ऊपर सैकड़ों लोगों ने इफ्तार किया। इफ्तार के खाने को तैयार करने में सहायता एजेंसियों ने मदद की। ये खूबसूरत तस्वीर गाजा की है। और अब कुछ और खबरें देखते हैं दुनिया जहान की खबरें कोने कोने से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाबंदी वाले संगठन हिज़्बुत तहरीर के मार्च को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लोगों को सुन्न कर देने वाले गोले छोड़े हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग जख्मी हुए हैं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की। ढाका पुलिस का कहना है कि तकरीबन 3 से 5 हज़ार लोगों की भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक बड़े अफसर के मुताबिक जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े तो उनको कार्रवाई करनी पड़ी। और शुक्रवार को लंदन और पेरिस के बीच चलने वाली यूरोस्टार ट्रेनों की सेवाएं रोक दी गई। वो इसलिए रोकी गई कि दूसरे विश्व युद्ध के ज़माने का एक जिंदा बम पेरिस के जाने माने भीड़भाड़ वाले रेलवे टर्मिनल कार्डोनानोड के स्टेशन पे पाया गया। पुलिस की गुजारिश पर यातायात रोक दिया गया। फ्रांस के परिवहन मंत्री फिलिप टैब्रो ने कहा है कि दिन भर रेल सेवा बाधित रहेगी और यात्रियों को अपना सफ़र टालने की हिदायत दी। यह बम सुबह 4 बजे वहां काम में जुटे कर्मियों को मिला, जिसके बाद बारूदी सुरंगों और बमों को खोजने का दस्ता भेजा गया और उनकी तलाश जारी है। और ये दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम है जो रेलवे ट्रैक पर मिला और इस वजह से गार्डनॉड से जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। कनाडा के पूर्व ओलंपियन रायन वेडिंग के बारे में ऐसी जानकारी देने पर जिससे उसको पकड़ा जा सके, अमेरिका की FBI ने $1 करोड़ का इनाम देने का वादा किया है। रायन वेडिंग पर कई देशों में ड्रग का कारोबार करने और इस सिलसिले में कई हत्याएं करने का आरोप है। गुरुवार को FBI ने 43 साल के पूर्व स्नोबोर्डर रायन वेडिंग का नाम अपने 10 मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में शामिल किया है। और अब ऑस्ट्रेलिया के तूफान की खबर। यहाँ चक्रवाती तूफान एल्फ्रेड से पूर्वी हिस्सा जूझ रहा है। लाखों लोगों के घरों और कारोबारों से बिजली गुल रही है। लोगों को अपने घरों को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्री किनारे पर 51 साल बाद चक्रवाती तूफान आया है और अनुमान है कि शनिवार की सुबह को ये क्वींसलैंड का समुद्री तट पार करके
ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर ब्रिस्बेन से गुजरेगा। फिलहाल ये चक्रवाती तूफान 130 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है और तूफान की तीव्रता आगे बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। और गुरुवार को स्पेसएक्स का एक बड़ा स्टारशिप रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका मलबा बहामास के आसमान में लोगों ने देखा। अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान में भी रॉकेट के विस्फोट से निकला मलबा देखा गया। 403 फुट का ये रॉकेट टेक्सास से छोड़ा गया था, लेकिन छूटने की कुछ ही देर के बाद उसका संपर्क टूट गया और 150 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद रॉकेट में गड़बड़ी आ गई। और आखिर में आज का वीडियो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां इस वक्त हर तरफ फूल ही फूल हैं। दुकानें सजी हैं और लोग विमेंस डे से पहले फूलों की खरीदारी के लिए टूटे पड़े हैं। महिला दिवस पर रूस के लोग अपने परिवार की महिलाओं को फूल भेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग पहले ही फूल बुक करवा देते हैं, लेकिन जो नहीं करवा पाते उनको इस भीड़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए कि फूलों की दुकान पर किस तरह की भीड़ जुटी हुई है। तो आज के लिए एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।